हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत भूषण। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस की जो परीक्षाएं हैं वो आने वाले महीनों में है। अर्थात आज यदि आप देखें तो 6-7 दिन के बाद जिनका पहले दिन पेपर होगा उनका पेपर होगा। तो दोस्तों, इस समय अब समय क्या आ गया है, यदि आप लोगों ने अपने जीके जीएस की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना, तो पीवाईक्यू से आप लोग अपने नॉलेज को चेक करिए कि क्या हमने जो इतिहास पढ़ा तो हमसे इतिहास से क्वेश्चन बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे। हमने जो स्टैटिक पढ़ा उसके क्वेश्चन हमसे बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट होता है वो एग्जाम से पहले ही देखा जाता है कि हमारी तैयारी के अनुसार क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट सबसे बेस्ट प्रिपरेशन को चेक करने का तरीका होता है। तो दोस्तों, हमने लगभग 30 से 35 प्रैक्टिस सेट जो है एसएससी एमटीएस का अपलोड कर रखा है आपके चैनल रैंकाइन एकेडमी पे। तो आज एक और प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपके सामने हैं। तो आइए फटाफट इस 25 क्वेश्चन को, जैसा कि आपके पेपर में 25 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं कि जो आपका प्रश्न होगा, जो आपका आंसर होगा, उसके साथ और भी जो पॉइंट होंगे उसको जोड़ा जाएगा। और दोस्तों, करंट अफेयर से इसको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला ही प्रश्न क्या है कि पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप, ठीक है ना, पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप। दोस्तों, जो आपका वर्ल्ड कप इस समय होता है उसके बारे में पूछा गया है कि सबसे पहले वो कब खेला गया था, यानी कभी तो पहले खेला गया होगा ना। तो ऑप्शन है आपका 77, 76, 75 और 74 1900 में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1975 में खेला गया था, ठीक है ना। और आप लोगों ने सुना होगा कि पहले वेस्ट इंडीज की टीम बहुत खतरनाक थी, बहुत सारे मैच जीतती थी, ठीक है ना। तो 1975 जो है वह पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप खेला गया था। और दोस्तों, उस समय जब यह चीज़ें स्टार्ट हुई तो 1975 में सबसे पहले वेस्ट इंडीज ने, कौन सी टीम, वेस्ट इंडीज ने पहला विश्व कप जीता था, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज जो थी तो वेस्ट इंडीज ने दोस्तों पहला ही विश्व कप जीता था, ठीक है। और इसके बाद 1979 की बात करें, क्योंकि 4 साल के अंतराल पे होता था, तो दोस्तों सेम टीम ने जीता था। और यदि मैं तीसरा की बात करूं तो 1983, आप लोग को पता होगा कि 1983 में दोस्तों भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और उस समय यदि आपसे पूछे कि पहला ऐसा कौन सा कप्तान था जिसने पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था, दोस्तों भारत जीता था। और उस समय कप्तान जो थे वह कपिल देव थे, ठीक है ना। 1983 में जो टीम को लीड कर रहे थे उसके कप्तान कपिल देव थे। इसके बाद दोस्तों सन 2011 में विश्व कप की बात करें तो सन 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता। और उस समय भारतीय टीम की अगुवाई एमएस धोनी कर रहे थे। कौन कर रहा था? एमएस धोनी कर रहे थे, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यह 4 बातें कि पहला 1975 में खेला गया दोस्तों, वेस्ट इंडीज टीम जीती। फिर 79 में 4 साल के अंतराल में खेला गया, फिर से वही टीम जीती। इसके बाद तीसरा जो वर्ल्ड कप था उसमें भारतीय टीम जीती। और दोस्तों सबसे लेटेस्ट सन 2011 जो है वह भारत जीता हुआ है। तो यह सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस पहले प्रश्न का आंसर 1975 हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। दोस्तों, राज्यसभा जो है वह एक भारतीय संघ का सदन है, ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सदन कितने हैं, तो सदनों की संख्या दोस्तों भारत में 2 है। और सदन कौन कौन से हैं तो मैं बात करूं तो पहला राज्यसभा भारत का ऊपरी सदन इसे कहते हैं। और दूसरा है लोकसभा, इसे निचला सदन बोलते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा को अपर सदन बोलते हैं। और दोस्तों जो लोकसभा है इसको निचला सदन बोलते हैं। बात समझ में आई? ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो राज्यसभा है इसका विघटन नहीं होता, ठीक है ना। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो हैं वह बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो यह हमेशा 2 वर्षों पे अपडेट होती रहती है और यह कभी भी भंग नहीं होती है। जबकि दोस्तों आपको पता है कि लोकसभा भंग होती है, जो सांसद लोग होते हैं
उनका फिर से चुनाव होता है और उनके द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। तो भारत में सदनों की संख्या दोस्तों 2 है। पहला राज्यसभा जिसे अपर सदन बोलते हैं, दूसरा लोकसभा जिसे निचला सदन बोलते हैं। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि इसका सदस्य बनने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो राज्यसभा है, हमसे राज्यसभा से प्रश्न पूछा हुआ है, तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या मित्रों 250 होती है, जिसमें से 238 जो होते हैं उनका चुनाव होता है, ठीक है ना। एक इसकी चुनाव की अलग पद्धति होती है, लेकिन चुनाव ही होता है। और दोस्तों 12 जो सदस्य होते हैं, जो 12 सदस्य होते हैं यह मनोनीत होते हैं। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं, ठीक है ना। यह सारी बातों आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों बात करें हम तो कुछ पॉइंट है यहाँ पर, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यह पॉइंट क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र चाहिए, उनकी उम्र दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो उम्र चाहिए वह 30 वर्ष चाहिए। वह कितनी चाहिए, वह दोस्तों 30 वर्ष चाहिए, 30 वर्ष चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों लोकसभा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जिसे हम बोलते हैं सांसद, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो उम्र चाहिए वह 25 वर्ष चाहिए। वह कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। और कुछ और डेटा है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 25 वर्ष चाहिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो पंचायत का चुनाव होता है, जो भारत में पंचायत का चुनाव होता है जिसे हम सरपंच बोलते हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में ग्राम प्रधान बोलते हैं, ग्राम प्रधान बोलते हैं। तो इनका चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों जो न्यूनतम उम्र चाहिए वह 21 वर्ष चाहिए, ठीक है ना। और भारत में जो शादी करने की उम्र है वह भी कितनी है, वह भी 21 वर्ष ही है। और दोस्तों जो आपके वोट देने का राइट है, जो वोट देने का अधिकार है, वह भी भारत में 18 वर्ष है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो आप लोग लाइसेंस बनवाते हैं, किसी भी प्रकार का जो लाइसेंस होता है उसकी जो उम्र होती है बनवाने की, जैसे कि आप ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, तो वह भी 18 वर्ष उसकी उम्र होती है। अब इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न दोस्तों नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर सारी बातें लिख दी कि राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम उम्र होती है 35 वर्ष होती है, यदि हम एज क्राइटेरिया की बात करें। इसके बाद सबसे अधिकतम उम्र जो चाहिए वह राज्यसभा, जो कि सदन है, यह एक भारत का सदन है जिसे हम ऊपरी सदन बोलते हैं। इसके बाद लोकसभा आता है, इसमें 25 वर्ष की उम्र चाहिए। पंचायत और प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष चाहिए। शादी के लिए भी भारत में 21 वर्ष ही है। पहले पुरुषों का 21 था, महिलाओं का 18 था, लेकिन अब दोस्तों जो संशोधन हुआ है, ऐसी बात चल रही है कि महिलाओं का भी 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भारत में वोट देने के लिए, जिसे हम अपना जो प्रतिनिधि चुनने के लिए जो उम्र चाहिए वह भी 18 वर्ष होता है। और दोस्तों जैसे ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, उसके लिए 18 वर्ष चाहिए उम्र। तो अब सिंपल सा प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है ना। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप लोग बड़े आराम से 30 वर्ष, जो कि चौथा आपका आंसर है, उसको लगा सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके का यदि कोई भी प्रश्न आपसे पूछे, ठीक है ना, तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जोरोस्टर एक पैगंबर थे। दोस्तों जोरोस्टर एक पैगंबर थे, यह प्रश्न हमें बता रहा है, यह प्रश्न हमें बता रहा है कि जोरोस्टर साहब क्या थे, एक पैगंबर थे, ठीक है ना। तो वह कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे कि जर्मनी के थे कि ईरान के थे कि भारतीय के थे। दोस्तों जो जोरोस्टर थे वह ईरानी मूल के, यानी कि ईरान देश में ये पैदा हुए थे, ये वहाँ के क्या थे, पैगंबर थे, ठीक है। तो यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर बात करें तो अप्रैल सन 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार है। दोस्तों प्रश्न हमसे पूछा है कि ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार कहां पे है, ग्रेफाइट। दोस्तों मैं यदि ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों, ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूपक होता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपरूपक। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन C, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का एक अपरूपक होता है, ठीक है ना।
आपसे यदि पूछे कि ग्रेफाइट किसका अपरूपक होता है, तो दोस्तों ग्रेफाइट कार्बन का अपरूपक होता है। इसके बाद यदि पूछे कि कार्बन के कितने अपरूपक होते हैं, तो दोस्तों कार्बन के 3 अपरूपक होते हैं। कार्बन के 3 अपरूपक होते हैं, ठीक है ना। कार्बन के जो अपरूपक होते हैं वह कितने होते हैं? 3 होते हैं। कार्बन के अपरूपक कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है ना। 3 कौन कौन से होते हैं? तो पहले की बात करूं मैं, हीरा भी दोस्तों कार्बन का अपरूपक है। इसके बाद जैसा कि आपने देखा ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूपक होता है। इसके बाद दोस्तों फुलरीन, ठीक है ना, फुलरीन भी कार्बन का अपरूपक होता है। यदि इन तीनों में से प्रश्न आए तो आप लोग गलत नहीं करेंगे कि ग्रेफाइट कार्बन का अपरूपक होता है। और दोस्तों कार्बन के 3 अपरूपक होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अपने प्रश्न की तरफ देखते हैं कि ग्रेफाइट सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों जो ग्रेफाइट है वह भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। तो जो ग्रेफाइट है, ठीक है ना, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की 35%, जैसे सपोज करो कि भारत में 100 किलो ग्रेफाइट मिलता है, ठीक है ना, पूरे भारत में जितना भारत का क्षेत्रफल है, यदि पूरे भारत में ग्रेफाइट 100 किलो मिलता है तो उनमें से 35 किलो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट का 35% अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। और दोस्तों एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है कि भारत क्या बल्कि पूरे विश्व में दोस्तों एक ऐसा मंदिर है जो कि ग्रेफाइट से बना है। पूरे मैं विश्व की बात कर रहा हूं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों तमिलनाडु में स्थित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है ना, तंजाउर में स्थित, कहां पे है ये? तंजाउर में स्थित है, तंजाउर में, ठीक है, तंजाउर में स्थित कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। तंजाउर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर जो है दोस्तों, इसको चोल शासक ने बनवाया था, इसको चोल शासक ने बनवाया था और उनका नाम था राज राजा प्रथम, ठीक है ना। तंजाउर का स्थित जो है, जो तंजाउर का बृहदेश्वर मंदिर है जिसको चोल शासक राज राजा प्रथम ने बनवाया था, यह दोस्तों विश्व का एकमात्र पूरी तरीके से ग्रेफाइट से बना मंदिर है, ठीक है ना। राज राजा प्रथम जो है यह विश्व का एकमात्र ग्रेफाइट, ठीक है ना, ग्रेफाइट से बना मंदिर है। तो दोस्तों ग्रेफाइट से जो भी प्रश्न पूछेंगे, यह भी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व का ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि ग्रेफाइट से बना है। तो तंजाउर का बृहदेश्वर मंदिर जो कि दोस्तों तमिलनाडु में है, चोल शासक राज राजा प्रथम ने बनवाया था, यह इंपॉर्टेंट है। विश्व का एकमात्र ग्रेफाइट से बना मंदिर है, ठीक है ना। और दोस्तों जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं ना, जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग पेंसिल को छीलते हैं तो उसमें से एक काला पदार्थ निकलता है, ठीक है ना, एक काला पदार्थ निकलता है। तो वह दोस्तों जो काला पदार्थ होता है वह क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। जो पेंसिल में से काला पदार्थ निकलता है लिखने के लिए वह क्या होता है? वह ग्रेफाइट होता है। बात समझ में आई? तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर काफ़ी आसान हो गया, मैंने बोर्ड पे आपके लिख भी दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो बोर्ड पे आपका आंसर लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट की 35% मात्रा अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछे कि कौन सा ऐसा विश्व में मंदिर है जो कि ग्रेफाइट से बना हुआ है, ग्रेफाइट चट्टानों से बना हुआ है, तो वह दोस्तों तमिलनाडु में तंजाउर का बृहदेश्वर मंदिर जो कि चोल शासक राज राजा प्रथम ने बनवाया है, वह पूरी तरीके से ग्रेफाइट से बना है। यह भी आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ग्रेफाइट किसका अपरूपक है? ग्रेफाइट कार्बन का अपरूपक है। और दोस्तों कार्बन के कितने अपरूपक है? तो कार्बन के अपरूपकों की संख्या दोस्तों कितनी है? 3 है। और वह कौन है? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। तो यह सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय शहर सन 2023 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मैंने जैसा कि आपको पहले बोला था कि आपका पेपर तो PYQ है, लेकिन करंट अफेयर्स तो हमेशा करंट अफेयर्स ही होता है। तो अभी जो उस समय करंट अफेयर्स आया था तो 21-22 का आया था, उसका मतलब आज तो नहीं है ना,
आज आपका प्रश्न भले से आ सकता है रिपीट करके, लेकिन करंट अफेयर्स रिपीट नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों हमने करंट अफेयर्स को आज के करंट अफेयर से अपडेट करवा दिया है। तो कौन सा भारतीय शहर सन 2023 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और चेन्नई। तो दोस्तों ओलंपिक गेम होता है, जैसे कि अभी 20 और 21 में जापान के टोक्यो में ओलंपिक हुआ, भारत ने मेडल जीते, गोल्ड मेडल दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जीता, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो अगला ओलंपिक होने वाला है उसकी समिति की मेजबानी, मतलब दोस्तों ओलंपिक भारत में नहीं होगा, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, जो लोग ओलंपिक करवाते हैं, तो जो डिस्कशन करने के लिए भारत आ रहे हैं कि भारत भी उसमें सम्मिलित होगा, अपने कुछ व्यू वहां पे रखेगा। तो उसकी जो मेजबानी है दोस्तों, मेजबानी मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ मेहमान आएंगे, ठीक है ना, आपके यहाँ मेहमान आएंगे, जो बैठक होगी आपके घर में होगी, चाय पानी का इंतजाम आप करेंगे, ठीक है। तो यह कहाँ पर होगा? यह दोस्तों भारत का जो शहर है, जो आर्थिक शहर है भारत का, ठीक है ना, आर्थिक कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल भी बोलते हैं मुंबई को, ठीक है, माया नगरी भी इसको बोलते हैं। तो यह दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी है वह भारत के मुंबई में होने वाला है। तो यह करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट था। दोस्तों बात करते हैं, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्दों एगर और कल्चर से बना है, ठीक बात है, मान लिया मैंने कि एग्रीकल्चर जो शब्द है, एग्री और कल्चर, आप लोग को पता ही होगा कि एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी होता है, किसानी होता है। जो लोग कृषि से संबंधित कार्य करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं कि यह आदमी एग्रीकल्चर से संबंधित है, ठीक है ना। तो यह जो एग्रीकल्चर शब्द है दोस्तों, यह शब्द कहाँ से लिया गया है? शब्द लैटिन शब्द, लैटिन एक शब्दावली है, एक लैंग्वेज है, वहां से लिया गया है। तो एगर और कल्चर, ठीक है ना, एगर और कल्चर को जब मिला दिया तो एग्रीकल्चर बन गया। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि एगर का अर्थ क्या है? पौधे, चट्टान, जल और मृदा। दोस्तों एग्रीकल्चर कहां पे होता है? जमीन में होता है ना। एग्रीकल्चर कहां पे होता है? जमीन में होता है, मिट्टी में होता है। एग्रीकल्चर मिट्टी में होता है, और मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो मिट्टी का कल्चर है, जो एगर कल्चर है, एगर मतलब जो मिट्टी का कल्चर है, जो मृदा का कल्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो काफी आसान भाषा में एग्री का अर्थ क्या हो जाएगा? मृदा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर जो एगर है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? मृदा। भारत में 21वीं सदी की दूसरी जनगणना कब आयोजित हुई थी? दोस्तों यहां पर जनगणना से प्रश्न पूछा हुआ है, तो हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो जनगणना आजादी के बाद हुई थी, ठीक है ना, 1947 में, जब दोस्तों देश आजाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरी तरीके से संविधान लागू हो गया, और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। तो उसके बाद, ठीक है ना, तो भारत की आज़ादी के बाद जो सबसे पहले जनगणना हुई दोस्तों भारत में, वह 1951 में हुई, वह 1951 में हुई। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आज़ादी के बाद जो जनगणना है सबसे पहले वो कब हुई? 1951 में हुई। और दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे जनगणना से क्या पूछ सकता है कि कितने वर्षों बाद जनगणना होती है? कितने वर्षों बाद जनगणना होती है? तो दोस्तों जनगणना कराने का जो गैप होता है वह 10 वर्ष का होता है, वह 10 वर्ष का होता है। अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि यदि 1951 में जनगणना हुई है तो अब अगली कब हुई होगी? तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई, फिर इसके बाद 1961 में हुई, फिर 1971 में हुई, फिर दोस्तों इसके बाद 1981 में हुई, 1991 में हुई, 2001 में हुई, सन 2011 में हुई। अभी सबसे लेटेस्ट जो जनगणना हुई है वह सन 2011 में ही हुई है। यदि आपसे एक और प्रश्न पूछे कि आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोस्तों आज़ादी के बाद भारत में जनगणना 7 बार हो चुकी है, 7 बार हो चुकी है। यदि आपसे पूछे कि अभी जो जनगणना होगी वह कौन सी होगी, तो काफ़ी आसान है, 8वीं जनगणना होगी। जनगणना होगी जो कि दोस्तों प्रस्तावित थी सन 2021 में। यदि 10 साल का मैं गैप देखूं, लेकिन 21 में आप लोग को पता है कोरोना महामारी फैली, तो जनगणना अभी चल रही है। अब देखिए 23-24 में कब होती है, तो अभी तक 11 तक जनगणना हो चुकी है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं अपने प्रश्न पर आता हूं कि 21वीं सदी, अब बताइए कि इसमें 21वीं सदी कब से स्टार्ट हुई? दोस्तों 1951 से लेके
1951 से लेके 1991 तक, ठीक है ना, यह हमारी 20वीं सदी थी, ठीक है ना। अब इसके बाद सन 2001 से सन 2011 तक, क्योंकि सन 2000 से सन 2099 तक जो सदी चलेगी वह 21वीं चलेगी, ठीक है ना। और 1900 से 1999 तक जो सदी चली थी वह 20वीं चली थी। हमसे प्रश्न 21वीं का पूछा है, तो ये हमारी सदी कौन सी है? 21वीं है। अब 21वीं सदी की पहली जनगणना सन 2001 में हुई थी और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना सन 2011 में हुई थी। तो 21वीं सदी की दूसरी जनगणना कब हुई थी? सन 2011 में हुई थी। आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों 21वीं सदी की तीसरी जनगणना जो है वह सन 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन यह भी चल रही है, ठीक है ना। यदि दोस्तों आपसे और डीप पूछे तो सबसे पहले जनगणना जो है, मैं आज़ादी के पहले चल रहा हूं, तो सबसे पहले जनगणना 1871 में 1871 में 71 में नहीं 1872 में, मैं इसको करेक्ट करता हूं कि सबसे पहले जनगणना जो है वह 1872 में लॉर्ड मेयो ने, दोस्तों लॉर्ड मेयो ने शुरुआत किया, लेकिन यह कंप्लीट नहीं करा पाए, ठीक है ना। लॉर्ड मेयो ने 1872 में, जब ब्रिटिश काल चल रहा था भारत में, तो लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराने की सोची, प्रयास किया, लेकिन यह पूरा नहीं कर पाए। तो दोस्तों इससे प्रश्न क्या बनेगा कि वह कौन था जिसने पहली बार जनगणना कराने का प्रयास किया? तो लॉर्ड मेयो। कब किया? 1872 में, लेकिन पूरा नहीं करा पाया, ठीक है ना, पूरा नहीं करा पाया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आजादी के पहले सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों 1881 में हुई थी, ठीक है ना। पहली जनगणना भारत में पहली प्रॉपर तरीके से जो दोस्तों जनगणना हुई थी वह कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और सबसे पहले प्रयास किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। जनगणना संबंधित सारी कहानी आपके बोर्ड पे है, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह दोस्तों काफी बच्चों वाला प्रश्न है। बच्चों वाला मतलब कि आपको याद करने वाली चीज है। एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? सबसे पहले दोस्तों आप लोग समझिए कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है। आत्मकथा वर्सेस जीवनी। दोस्तों आत्मकथा का मतलब यह हुआ यदि आप अपने जीवन के बारे में पूरी तरीके से खुद से लिखें, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, कि हमने अपने जीवन के बारे में खुद लिखा। दोस्तों यदि कोई राइटर, कोई आपका दोस्त, कोई आपका परिवार का, ठीक है ना, यदि वो आपके जीवन के बारे में लिखे तो उसको जीवनी कहते हैं। तो इसका मतलब एस अगेंस्ट ऑड्स जो है वह किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के बारे में लिखा है, जिसको उसने क्या नाम दिया है? एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है ना। महेश भूपति, विजय अमृतराज, लिएंडर पेस या सानिया मिर्जा। दोस्तों यह सब टेनिस प्लेयर हैं और इसमें से सनसनी जो भारत की हैं सानिया मिर्जा, ठीक है ना, यह बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी रहती हैं। तो एस अगेंस्ट ऑड्स जो है यह सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। दोस्तों इस तरीके से जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी होती हैं, जो चर्चा में होती हैं, या फिर नई नई उन्होंने कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी है, कुछ अच्छा काम किया है, फिर कोई कांड किया है, ठीक है ना, तो इस तरीके से प्रश्न उसमें से आ जाते हैं। तो एस अगेंस्ट ऑड्स जो है वह सानिया मिर्जा की क्या है? आत्मकथा है। दोस्तों 9वां प्रश्न आपका क्या है? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पहले प्लासी और बक्सर का जो युद्ध था वह बंगाल में हुआ और अंग्रेजों के शासन की जो नींव थी वह प्रॉपर तरीके से बंगाल में रखी गई, ठीक है ना। तो यह आप लोग को पता होना चाहिए कि 1765 में बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी राइट उनको मिल गई, क्योंकि 1764 में बक्सर हुआ था, 1757 में प्लासी हुआ था, ठीक है ना। तो यह सारी बातें इतिहास की हैं। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? चूंकि बंगाल का यहाँ पे जिक्र था इसलिए मैंने बंगाल के बारे में थोड़ा सा बता दिया। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो जो बंगाल का गवर्नर, दोस्तों अंग्रेजों के 4 पद हुए, एक तो बंगाल का गवर्नर हुआ, फिर बंगाल का जनरल गवर्नर हुआ, ठीक है ना, इसके बाद भारत का गवर्नर हुआ, फिर भारत का वायसराय हुआ। यदि जो लोग इतिहास को अच्छे से समझते होंगे उनको पता होगा कि जो
बंगाल का गवर्नर का मतलब कि स्पेसिफिक बंगाल को जो हेड करता था, ठीक है ना, वो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव बना। इसके बाद दोस्तों बंगाल के साथ साथ जो उड़ीसा, बिहार, जितने भी ब्रिटिश हुकूमत वाले राज्य थे उन सबको हेड करता था, उसको जनरल गवर्नर बोलते थे, लेकिन नाम पहले बंगाल ही था। इसके बाद जब पूरे भारत में उनका शासन हो गया तो उसका नाम बदल दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, तो उसके बाद गवर्नर जनरल का पद हटा के भारत के वायसराय का पद इंट्रोड्यूस हुआ। 1757-58 की बात है, 1758 की बात है। तो यहां पर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की बात चल रही है। तो दोस्तों 1775, ठीक है ना, 1775 में विलियम जोन्स, 1775 में विलियम जोन्स, नाम याद रखिएगा, 1775 में विलियम जोन्स। यदि बहुत लोग सूक्ष्म तरीके से इतिहास का अध्ययन किए होंगे, ठीक है ना, तो दोस्तों आपको वहां पे लिखा होगा कि विलियम जोन्स प्लस वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों उस समय वारेन हेस्टिंग क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। यह क्या थे, यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। क्या हो रहा है, वारेन हेस्टिंग क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इसलिए इनका भी नाम इससे जुड़ जाता है। यदि आपसे पूछे कि बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। कब किया था, 1775 में किया था, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विलियम जोन्स इज ए करेक्ट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों कौन थे, यह बंगाल के पहले गवर्नर थे, बंगाल के पहले गवर्नर, ठीक है ना। और हेस्टिंग के बारे में तो मैंने आपको यहां पर लिख ही दिया कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अभी पहले ही थे, ठीक है ना। और विलियम जोन्स ने दोस्तों 1775 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपियन, यहां पे दोस्तों फुटबॉल नहीं फुटबॉल होगा, संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो यूरोपियन फुटबॉल संघ है, जो यूरोप के देश है, उनके जो फुटबॉल संघ का अध्यक्ष है एलेक्जेंडर सीफरिंग को नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका संबंध कहीं ना कहीं फीफा से भी है। आपसे पूछे कि यूरोपियन फुटबॉल संघ का संबंध किससे है, तो फीफा से है। और फीफा का मैच कहां पर हुआ, कौन सा देश जीता, ठीक है ना, अर्जेंटीना जीता कि फ्रांस जीता, किसको कौन सा पदक मिला, ठीक है, गोल्डन बूट किसे मिला। तो ये सारी बातें आप लोग, कतर दोहा कहाँ में हुआ, फीफा संबंधित सारी बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो उससे एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे यूरोपियन फुटबॉल संघ का जो अध्यक्ष है वह एलेक्जेंडर सीफरिंग को नियुक्त किया गया है। यह भी दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन था। गोची त्योहार एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है, ठीक है ना, गोवा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश। दोस्तों जो गोची त्योहार है, ऐसा माना जाता है कि यह त्योहार बेटे की जन्म के उत्सव के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी आप लोग जानिए। तो जो गोची त्योहार होता है, गोची त्योहार, यह बेटे के जन्म के उत्सव में, ठीक है ना, यह बेटे के जन्म के उत्सव में इसको मनाते हैं। और कहाँ मनाते हैं दोस्तों, भारत का पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में इसको सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों एक फेस्टिवल होता है सिग्मो, बहुत बार पूछा हुआ है। तो जो सिग्मो फेस्टिवल या कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, गोवा में करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो गोची त्योहार है वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों कर्नाटक में एक यक्षगान, ठीक है ना, जो यक्षगान है इसका संबंध कर्नाटक से है, यह भी एमटीएस में पूछा हुआ है। तो सन 2011 का आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश गोची त्योहार। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों भारत रत्न
यह देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है ना। जो भारत रत्न है यह देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और निम्न में से ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिनको यह भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। और इनके बारे में दोस्तों हम लगभग 4-5 पॉइंट जानेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सहनाई वादक हैं ये, यह बड़ी अच्छी सहनाई बजाते हैं। और इसके लिए ना ही भारत में अपितु पूरे विश्व में इनका नाम है सहनाई बजाने के लिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। और दोस्तों यह मूल रूप से बिहार से हैं। कहाँ से हैं? बिहार से हैं। अब चूंकि यह तो पूरे देश पूरे विश्व के हैं, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वह दोस्तों बिहार में हुआ था। और आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि इनको भारत रत्न कब मिला? लेकिन दोस्तों इनको भारत के जो 4 सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं वह चारों ही पुरस्कार इनको मिले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि 1961 में, 1968 में, 1980 में और सन 2001 में। तो सन 2001 में इनको मिला था भारत रत्न, ठीक है ना, भारत रत्न इनको मिला। फिर इसके बाद पद्म पुरस्कारों की मैं बात करूं, जो पद्म पुरस्कार हैं, तो दोस्तों 1961 में इनको पद्मश्री मिला, ठीक है ना, पद्म पुरस्कारों का जो सबसे छोटा पुरस्कार होता है। इसके बाद दोस्तों 1968 में इनको पद्म भूषण मिला। क्या मिला? पद्म भूषण। भूषण और विभूषण में अंतर होता है, भूषण छोटा होता है और विभूषण बड़ा होता है। तो 61, 68 और दोस्तों 1980 में इनको पद्म विभूषण मिला, यानी कि दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण। और सन 2001 का तो इतिहास आपको पता ही है कि इनको क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दोस्तों इससे प्रश्न पूछेगा तो यही आएगा, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मैंने यहाँ पर बता दिया, इनका संबंध सहनाई से है। इनको भारत रत्न कब मिला? सन 2001 में मिला। पद्मश्री, पद्म पुरस्कारों का जो सबसे छोटा पुरस्कार होता है, 1961 में मिला। इसके बाद पद्म भूषण 1968 में मिला। और दोस्तों पद्म विभूषण वह कब मिला? 1980 में मिला। यह सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 61, 68, 80 और सन 2001। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो यह बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। इससे भी प्रश्न पूछा गया है। और उस्ताद अली अकबर खान, इनका संबंध दोस्तों आई थिंक सरोद से है, ठीक है। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है। एक अमीबा के शरीर से बाहर निकलने वाली अलग अलग लंबाई के प्रक्षेपण क्या हैं? दोस्तों यदि मैं एक अमीबा की बात करूं तो इसके शरीर से बाहर निकलने वाली अलग अलग लंबाई के जो प्रक्षेपण होते हैं, जो प्रकट और गायब हो सकते हैं, जो कि बाहर निकलते हैं फिर अंदर हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं अंदर हो जाते हैं, तो के रूप में जाना जाता है पैरामीशियम, छद्म रसधानी, दोस्तों ऑस्टियोपोडिया, सिकुड़ा हुआ रिक्तिका। तो मैं आपको बता दूं, जो यह रूप है अमीबा का, जिसमें से एक चीज है जो बाहर निकलता है फिर अंदर छुप जाता है। जैसे आपने कछुए को देखा है ना, उसका जो गर्दन होता है बाहर निकलता है अंदर हो जाता है। तो इसी प्रकार से अमीबा का जो बाहर निकलता है अंदर हो जाता है, इसको स्यूडोपीडिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्यूडोपीडिया बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 22 दिसंबर 1901 को बोलूपर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ओके दोस्तों 22 दिसंबर 1901, यह समय बहुत काफी पहले का है। तो उस समय दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, इन्होंने बंगाल में, कहां पर? बंगाल में जो भारतीय कल्चर है, जो भारतीय लैंग्वेज है, क्योंकि आपको पता है उसके पहले मैकाले ने अंग्रेजी इंट्रोड्यूस करवा दिया था, सब भारतीयों को काला अंग्रेज बना रहा था। उसने बोला था ना कि भारतीयों को काला अंग्रेज बनाना है। तो बंगाल में 1901 में बेलपुर के निकट, दोस्तों कलकत्ता के 150 किलोमीटर आई थिंक बगल में, यह शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय शिक्षा, कैसी शिक्षा? भारतीय शिक्षा और भारत की
संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए बंगाल में 1901 में शांति निकेतन, दोस्तों इसको आप स्कूल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। बात समझ में आई? यदि आपसे पूछे कि शांति निकेतन को अब किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसको विश्व भारती के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। शांति निकेतन को अब विश्व भारती के नाम से जानते हैं और इसमें लगभग 6000 जो विद्यार्थी हैं वह अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि शांति निकेतन को अब किस नाम से जानते हैं, तो विश्व भारती नाम से जानते हैं। यह कहाँ पर है? बंगाल में है। तो दोस्तों इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की थी। यह एक प्रकार का भारतीय शिक्षा और यहाँ के कल्चर को बढ़ावा देने का स्कूल है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप लोग को ध्यान में रखनी है। दोस्तों यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले की बात है, तो यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? गांधी जी के गुरु थे। यदि आपसे पूछे तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, गांधी जी के क्या थे? गुरु थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और अभी का आपको पता ही होगा श्री द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। यह जनगण मन दोस्तों इन्होंने लिखा है, यह पूछ सकता है। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, यह आप लोग को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? दोस्तों यदि मैं मुगल की बात करूं तो बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत ने बाबर में मुगल वंश की स्थापना की थी। आपसे यदि पूछे कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो जो बाबर था, क्योंकि बाबर से ही मुगल वंश स्टार्ट होगा, ठीक है ना। यदि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की तो बाबर से ही हम मुगल वंश को मानेंगे। तो यहां पर पूछा है कि मातृवंश के आधार पर, अर्थात जो बाबर की माता होंगी उनके बारे में पूछा है। तो दोस्तों बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख था। उमर शेख, ठीक है ना। तो इनकी तरफ से नहीं, इनकी माता के तरफ से पूछा है दोस्तों। कुतलुक, ठीक है ना, कुतलुक खानवा, आई थिंक इनकी माता का नाम था बाबर के। तो उमर शेख और कुतलुक खानवा के बेटे थे बाबर। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि मातृवंश यानी कि जो बाबर की माता थी वह किस वंश से संबंधित थी? गालबा, सिकंदर, तैमूर या चंगेज खान? तो दोस्तों हमारा यहां पर गालबा, सिकंदर, तैमूर और चंगेज खान, तो जो चंगेज खान था उसके ही वंश की बेटी थी कुतलुक खानवा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुतलुक खानवा जो थी वह चंगेज खान के वंश की थी। और दोस्तों जो उमर शेख थे वह तैमूर वंश के थे। बात समझ में आई? और बाबर तैमूर और चंगेज दोनों वंश का था। बात को समझिए कि जो कुतलुक खानवा थी वह चंगेज खान के वंश की थी, क्योंकि शादी दो अलग अलग वंशों में हुई थी। तो कुतलुक खानवा जो बाबर की माँ थी यानी कि अम्मी थी, वह दोस्तों चंगेज खान के वंश की थी। और उमर शेख जो कि बाबर के पिता थे, अब्बा थे, वह तैमूर वंश के थे, ठीक है ना। और इसके बाद इन दोनों वंश के मिक्सअप से, क्योंकि बाबर तो वैसे यदि पितृवंश की बात करें जो कि भारत में चलता है तो तैमूरी वंश का हुआ, तो तैमूर वंश की स्थापना करता। लेकिन दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, ठीक है ना। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बाबर के पिता किस वंश के थे? तो तैमूर, और माता चंगेज वंश की, ठीक है ना। फिर बाबर ने आगे मुगल वंश की स्थापना की। तो फिर इसके बाद इसके सारे वंश को, जैसे कि बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, ठीक है ना, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर द्रुती जो कि अंतिम था, इन सबको हम मुगल वंश के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? चंगेज खान। जगोई और चोलोम नृत्य की दो शैलियां हैं, ठीक है ना। यह कहां की है? जगोई और चोलोम। तो यह दोस्तों मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर में, जो मणिपुर भारत का राज्य है, वहां पर जगोई और चोलोम
दो प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों। यदि मैं कथक की बात करूं तो यह उत्तर प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या दोस्तों कितनी है, 8 है, ठीक है ना। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का यह भी क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी दोस्तों, उड़ीसा का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। यह आपको ध्यान रखना है। और मणिपुरी क्या है, यह भी मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। और जगोई और चोलोम दोस्तों मणिपुर की दो नृत्य शैलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता। तो हमसे रीजन पूछा है कि मिट्टी का जो निर्माण होता है उसको इफेक्ट नहीं करता। भूस्खलन, स्थलाकृति, मूल सामग्री या जलवायु। दोस्तों यह तीनों ही मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो भूस्खलन होता है वह सिर्फ मिट्टी के स्थान को बदलने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है ना, यहाँ पर सपोज करो मिट्टी पड़ी हुई है, जब इसका भूस्खलन होगा तो यह मिट्टी इस तरीके से खंड खंड में टूट जाएगी, जिससे कि मिट्टी का कोई निर्माण नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भूस्खलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनवरी सन 2022 में निम्नलिखित में से किस महान कथक नर्तक का निधन हुआ था। पंडित रविशंकर, पंडित बिरजू महाराज, पंडित दुर्गालाल या पंडित लच्छू महाराज। दोस्तों जनवरी सन 2022 में एक महान शख्सियत से पंडित बिरजू महाराज, इनका निधन हुआ था और इनका संबंध जो है दोस्तों वह कथक नृत्य से है, ठीक है ना। और कथक क्या है, यह उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछे कि बिरजू महाराज का घराना कौन सा था, तो दोस्तों इनका घराना जो था वह लखनऊ घराना था, लखनऊ घराना था, ठीक है ना। एक प्रश्न इनसे और पूछेगा कि इनको पद्म विभूषण, क्योंकि दोस्तों यही पुरस्कार ज्यादा पूछता है, पद्म विभूषण इनको कब मिला। तो जब भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, ठीक है ना, तो उसी साल इनको पद्म विभूषण मिला था। यह तीनों ही बातें आप लोग को ध्यान में रखनी है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, कथक से। कथक क्या है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। इनको पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बोला जाता है, 1983 में इनको यह मिला। और दोस्तों जो इनका कथक करने का घराना था, यह इनका लखनऊ घराना था, ठीक है ना। यह बातें आप इनके बारे में 3 बातें याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय कारक की विशेषता नहीं है। दोस्तों जो भारत में संसद है, ठीक है ना, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है कि जो संसद में नहीं होती है, वो हमसे पूछा है। नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संसद में कुछ लोग सिर्फ नाम मात्र के होते हैं कि उनका सिर्फ नाम है, काम कोई और करता है। जैसे कि राष्ट्रपति के नाम पे सारे काम होते हैं, लेकिन जो दोस्तों वास्तविक काम करता है वो कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है, ठीक है ना। सिर्फ राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति होती है कि उनको सिर्फ साइन करना होता है। निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, बात करेंगे इस पे। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता बिल्कुल होती है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। दोस्तों विधायिका का मतलब क्या होता है कि जैसे कि लोकसभा है, तो सपोज करिए कि 545 लोग वहां पे संसद के रूप में बैठे हैं, ठीक है ना, और इसमें से 271 लोग जो हैं वह सरकार का हिस्सा हैं, क्योंकि इतना ही बहुमत चाहिए, यह सरकार का हिस्सा हैं। तो 271 के सम्मिलित रूप को बोलेंगे कार्यपालिका, क्योंकि यह 271 लोग सरकार का फॉर्मेशन किए हुए हैं, ठीक है ना। और पूरे 545, ठीक है ना, जो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको विधायिका बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, विधायिका बोलेंगे। तो 271 जो हैं वह इनकी जिम्मेदारी इसके प्रति बनी रहेगी। यह वही बात है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी बनी रहेगी कि वह सरकार के रूप में और
संसद के रूप में दोनों ही कार्य करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मंत्री बन गए तो फिर संसद नहीं रहे, उनकी जिम्मेदारी विधायिका के प्रति भी बनी रहेगी यदि वो कार्यपालिका के मेंबर बन गए तो भी, ठीक है ना। दोस्तों निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता। यदि आपको याद हो, मैंने थोड़ी स्लाइड्स पहले ही बताया था कि निचला सदन का मतलब होता है लोकसभा। निचला सदन का मतलब क्या होता है? लोकसभा। और 5 साल के बाद या फिर कोई भी सरकार अपना बहुमत यदि लोकसभा में खो दे तो उसी समय जो भारत की लोकसभा है, निचला सदन है, वह तुरंत ही भंग हो जाती है। राज्यसभा दोस्तों भंग नहीं होती, जो लोकसभा है वह भंग हो जाती है, ठीक है ना। फिर से नए संसद का चुनाव होता है और फिर से लोकसभा का निर्माण होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। इसलिए जब हमसे गलत ही पूछा है तो हमारा जो आंसर होगा वह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह गलत बात है और हमसे गलत बात ही यहां पर पूछा है, ठीक है। भारत में आपसा पहली बार कब लागू हुआ? तो दोस्तों 1958 में आपसा पहली बार लागू हुआ। यह एक एक्ट है जिससे लोगों को काबू किया जाता है, ठीक है ना। तो आपसा जो एक्ट है यह पहली बार 1958 में लागू हुआ, यह आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों हम अभी काउंट कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो पहले मैं दोस्तों यहाँ पर नेपाल की बात करूँ, ठीक है ना, नेपाल की बात करूँ, फिर मैं चीन की बात करूँ, भूटान की बात करूँ, इसके बाद बांग्लादेश की बात करूँ, म्यांमार, बांग्लादेश की बात करूँ, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान भी पड़ोसी है, पाकिस्तान की बात करूं तो दोस्तों 7 भारत के ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी स्थलीय सीमा यानी कि जमीन से इनका हमारा कांटेक्ट है, ठीक है ना। इनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है, इनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है। तो जो बच्चे 7 आंसर टिक करके आएंगे ना, उनका गलत आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमसे क्या पूछा है कि भारत के पड़ोसी, ऐसा नहीं पूछा है कि जिनसे स्थलीय सीमा लगती है। तो दोस्तों हमारे पड़ोसी 9 हैं। 2 कौन से हैं? 2 दोस्तों श्रीलंका और मालदीव हैं, ठीक है ना। 2 कौन है? श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। तो 7 ऐसे हैं जिनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है ना। और दोस्तों 2 ऐसे हैं जिनसे हमारी जलीय सीमा लगती है। यदि आपसे पूछे कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनसे जलीय सीमा लगती है, तो आपका आंसर 2 होगा, श्रीलंका और मालदीव। यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि ऐसे कितने देश हैं भारत के पड़ोसी जिनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है, तो आपका आंसर 7 होगा और टोटल आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो सेकेंड इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप सब क्यों यहां पे देख लीजिए। बाराबती किला किस शहर में स्थित है? दोस्तों जो बाराबती किला है वह सबसे पहले उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पे है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। स्थित कहां पे है? उड़ीसा राज्य में है। किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। और दोस्तों शहर कौन सा है? शहर है कटक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कटक में यह स्थित है। दोस्तों महानदी भारत का जो सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड, यह भी महानदी के तट पे ही बना हुआ है, ठीक है ना। महानदी जो नदी है वह छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में जाती है, ठीक है। तो महानदी के किनारे बाराबती किला दोस्तों स्थित है और कटक शहर है, और शहर कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटक। किस प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना, मतलब कि इनका संबंध किससे होगा? भारतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु का क्या है? एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। 1957 में पद्म भूषण यानी कि तीसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, 1977 में पद्म विभूषण यानी कि सेकेंड सबसे फेमस अवार्ड भारत का सम्मानित किया गया है। और बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे, यह दोस्तों क्या है? निर्देशक हैं। उन पर एक वित्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। दोस्तों एक आदमी की 3-4 उपलब्धियों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या बताया गया है कि यह
तमिलनाडु की एक डांसर हैं, तमिलनाडु की नहीं, तमिलनाडु नृत्य है भारतनाट्यम, उसकी एक डांसर हैं। इसके बाद सेकेंड क्लू क्या है, 1957 में इनको पद्म भूषण मिला। थर्ड क्लू क्या है कि 77 में इनको पद्म विभूषण मिला। और दोस्तों फोर्थ क्लू क्या है कि सत्यजीत रे ने इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। वह पर्सनालिटी कौन है, ठीक है ना। तंजौर बाला सरस्वती, इलियाना सीटारिस्टी, सरोज खान, या फिर दोस्तों यहां से कुमारी कमला। तो इसका आंसर क्या होगा, तंजौर बाला सरस्वती दोस्तों, जो कि तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम की नृत्यांगना है। यह सारी उपलब्धि इनकी ही है, ठीक है ना। तो तंजौर बाला सरस्वती के ऊपर सत्यजीत रे ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है दोस्तों, तो बेकिंग सोडा को हम हिंदी में खाने का सोडा भी बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। इसका यदि फार्मूला पूछे तो NaHCO3, और दोस्तों इसी का एक भाई है, सोडियम कार्बोनेट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको सोडा एस बोलते हैं, यानी कि धोने का सोडा, हिंदी में नाम धोने का सोडा। और यह क्या है दोस्तों, यह खाने का सोडा है। यह क्या है, यह खाने का सोडा है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3। यह दोनों ही प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो Na3OH। साइट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड, यह दोनों ही दोस्तों खट्टे फलों में मिलते हैं, साइट्रिक और टार्टरिक एसिड खट्टे फलों में मिलते हैं। तो यह सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आवर्त सारणी का मतलब दोस्तों जो हमारे पूरे विश्व में धातु हैं, अधातुएं हैं, गैस हैं, उनके लिए एक घर बनाया गया है जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। में से तत्व की परमाणु संख्या 1 है दोस्तों। यह काफी आसान सा प्रश्न है। हाइड्रोजन होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया 1 से लेकर 25 तक जो भी आपके PYQ थे, उसको करंट अफेयर्स से अपडेट करके हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।